हेलो स्टूडेंट्स, डियर नीट एस्पिरेंट्स एंड फ्यूचर डॉक्टर। आज आपके लिए लेके आए हैं क्विक रिवीजन सीरीज जिसमें कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बहुत ही फास्ट रिवीजन करेंगे। आज से ठीक 32 डेज बाद, आफ्टर 32 डेज आपके नीट के पेपर हो रहे होंगे और आपके लिए आज लेके आए हैं इस लास्ट मोमेंट पर जल्दी जल्दी रिवाइज कैसे करें। तो आज बिना देरी का शुरू करते हैं आज का क्लास, जिसमें हम लर्न करेंगे, रिवाइज करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के की कंसेप्ट। हो सभी स्मार्ट क्लास साइंस अपने सजाएं, पढ़ाई में मस्ती हर दिन कुछ पाएं। चलो चले हम सब नए इरादे लेकर, क्लास 6 से 8 तक बनाए कल के लीडर। सबसे पहले कुछ इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन जैसे कि प्रोटॉन के बारे में आपको जानकारी के लिए बता दूं। प्रोटॉन की डिस्कवरी जो होती है वो एनोड रेज एक्सपेरिमेंट से होती है। प्रोटॉन की डिस्कवरी होती है एनोड रेज एक्सपेरिमेंट से। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई एनोड रेज एक्सपेरिमेंट से। तो प्रोटॉन का मास क्या है? प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। मास ग्राम में कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ओके, एएमयू में कितना होता है? आप अप्रोक्सीमेटली 1 एमयू याद रख सकते हैं। E/m रेशियो, जब आप एनोड रेज एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां से प्रोटॉन की डिस्कवरी होती है और उस एक्सपेरिमेंट में आप चाहे दुनिया का कोई सा भी गैस भर लें, लेकिन उसके लिए स्पेसिफिक चार्ज हर गैस के लिए अलग अलग आता है। सो E/m रेशियो फॉर एनोड रेज डिपेंड्स ऑन गैसेस फिल्ड इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। अलग अलग डिस्चार्ज ट्यूब में गैस रहने पर E/m रेशियो का वैल्यू अलग अलग आता है, स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू चेंज हो जाता है। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने। ध्यान रखिएगा, गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। आइए बात कर लेते हैं अब न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन, सबसे पहले तो न्यूट्रॉन का मास क्या है? तो न्यूट्रॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। मतलब प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास सेम है। मास ग्राम में कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। मास एमयू में कितना होता है? 1 एमयू अप्रोक्सीमेटली आपको याद रखना है। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो हुई वो कौन से एक्सपेरिमेंट से हुई? ये एक्सपेरिमेंट किया था जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट। उन्होंने बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्डिंग किया। जब बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्डिंग करते हैं तो वहां से कार्बन निकलता है और एक नया पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल निकलता है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रॉन, जो कि न्यूट्रल होता है, जिस पर चार्ज जीरो होता है। और अगर न्यूट्रल है, चार्ज जीरो है, तो न्यूट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज कितना होगा? जीरो। E/m रेशियो, चार्ज बाय मास रेशियो, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज। द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इज जीरो। आइए बात करते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। मास ग्राम में कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। मास एमयू में कितना होता है? वेरी नेग्लिजिबल, आप जीरो मान कर सकते हो यार, आप जीरो एमयू के आसपास। कितना होता है? 0.0000549 एमयू। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। The mass of electron is negligible in comparison to mass of proton and neutron। और इसीलिए जब हम मास नंबर निकालते हैं तो उसमें सिर्फ प्रोटॉन लेते हैं और न्यूट्रॉन लेते हैं। E/m रेशियो, अलग अलग गैस के लिए E/m रेशियो अलग अलग आता है। एनोड रे कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होती है। जिस साइंटिस्ट ने
ये एक्सपेरिमेंट किया और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, उसका नाम था जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। और उस एक्सपेरिमेंट में अगर आप गैस अलग अलग भरते हैं, यानी डिस्चार्ज ट्यूब में गैस चेंज करते हैं कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट के दौरान, तो अलग अलग गैस के लिए स्पेसिफिक चार्ज यानी E/m का रेशियो हमेशा सेम ही आता है। द E/m रेशियो फॉर कैथोड रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ गैसेस फिल्ड इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। दुनिया का कोई सा भी गैस भरेंगे, लेकिन E/m रेशियो हमेशा हमेशा और हमेशा फिक्स रहेगा कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट के दौरान। और वैल्यू कितना होता है? 1.76 into 10^11 कूलम केजी, कूलम पर केजी, है ना। अब याद रख सकते हैं ये डेटा। आगे बढ़ते हैं, तो क्विक रिवीजन सीरीज चल रहा है और इसमें अब हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। ये आप बचपन से जानते हैं कि अगर कोई एक्स नाम का एटम है तो उसका एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉम मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं टर्म एसोसिएटेड विथ एलिमेंट्स। द वेरी फर्स्ट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। मास नंबर कितना होता है? मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ देंगे तो वो मास नंबर के बराबर होता है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आइसोटोप्स का। आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप एटम जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, उसी को बोलते हैं आइसोटोप। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, जैसे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो कार्बन के आइसोटोप्स ये हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, तो ये आइसोटोप्स होता है। आइए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज आइसोबार। याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं, आइसोबार, 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 मतलब जिसमें वेट सेम हो, एटॉमिक मास, ये मास नंबर जिसका सेम हो, जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा लेकिन मास नंबर सेम होगा, वही क्या होता है? आइसोबार होता है। सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हैं हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 3, हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 3। वैसे हीलियम का मास नंबर 4 है, लेकिन इसका एक आइसोटोप ऐसा भी है जिसका मास नंबर 3 होता है। तो इस केस में दोनों का मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो मास नंबर सेम होने पर इसको बोलते हैं आइसोबार। एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे आर्गन ले सकते हैं। आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 18 और मास नंबर होता है 40, और एक कैल्शियम ले लीजिए जिसका एटॉमिक नंबर होता है 20 और मास नंबर होता है 40। तो यहाँ पर दोनों का मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इसीलिए ये क्या है? आइसोबार है। गेटिंग? मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट है आइसोडाइफर। आइसोडाइफर मींस डिफरेंस। क्या चीज का डिफरेंस? सेम डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर दो एटम के लिए सेम हो जाए तो उसी को बोलते हैं आइसोडाइफर। जैसे यहां पर है, यहां पे न्यूट्रॉन 11-5 यानी 6 न्यूट्रॉन है इसमें, और प्रोटॉन इसमें यहां पर है 5, 6 - 5 इज 1, और यहां पे 13 - 6 दैट इज 7। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 13 - 6 दैट इज 7, और 7 - 6 करेंगे तो ये हो गया 1। यानी दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम है, इसीलिए इसको बोलते हैं आइसोडाइफर। नेक्स्ट आइसोटोन्स। आइसोटोन्स किसको बोलते हैं? जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है उसको बोलते हैं आइसोटोन्स। जैसे कि जैसे एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं आइसोटोन्स में ही हाइड्रोजन है एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 3 जो कि ट्राइटियम के नाम से जाना जाता है, और हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4,
तो इनमें अगर आप निकालें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 दैट इज 2 न्यूट्रॉन हो जाएगा। इसमें 4 माइनस 2 दैट इज 2 न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 2, और इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 2। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, इसीलिए क्या है, आइसोटोन्स। नेक्स्ट इज आइसोस्टर। आइसोस्टर क्या होता है, they are the molecule which have same number of atoms and electron, जिसमें नंबर ऑफ एटम भी सेम हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम हो, तो उसको बोलते हैं आइसोस्टर। इसमें नंबर ऑफ एटम जो है 3 है, इसमें भी नंबर ऑफ एटम जो है 3 है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें हो जाएगा 6 प्लस 16 22, और इसमें हो जाएगा 7 टू 14 प्लस 8 दैट इज 22। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 22 करके दोनों में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 22 है, नंबर ऑफ एटम जो है 3 है। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है और नंबर ऑफ एटम भी सेम है, तो उसको कहेंगे हम आइसोस्टर। नेक्स्ट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है, आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा वो कहलाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब जैसे कि स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे Cl माइनस है और आर्गन है, तो Cl माइनस में एटॉमिक नंबर इसका 17 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा 17 प्लस 1 दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक निगेटिव चार्ज है। और इसमें आर्गन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 18। तो दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इसीलिए ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। Let's move to the next, talk to the next, and the next is basically atomic models. एटम के मॉडल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला आता है थॉमसन मॉडल। द वेरी फर्स्ट इज थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल एकदम बकवास मॉडल था। क्या था, तो थॉमसन ने तुक्के लगाए थे। थॉमसन ने कहा था कि अगर एटम है, एटम स्फेरिकल शेप का होता है, चलो ठीक है बात, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो यूनिफॉर्मली इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और इसमें पॉजिटिव मास होता है, पॉजिटिव मास। तो पॉजिटिव मास के अंदर इलेक्ट्रॉन इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो अलग अलग चार्ज वाले एक साथ हों? इज इट पॉसिबल? जी नहीं। तो थॉमसन का जो मॉडल था ना, वो गड़बड़ मॉडल था, गलत मॉडल था। इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं या वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। जैसे वाटरमेलन में आपने देखा होगा कि जो सीड होते हैं उसको आप इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, और उसके अंदर जो खाते हैं आप पार्ट, उसको आप प्रोटॉन मान लीजिए। तो प्रोटॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होता है। ये मॉडल था थॉमसन का, एंड दिस मॉडल इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, एकदम गलत मॉडल था, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन के, इसमें एटम की स्टेबिलिटी के बारे में बात नहीं की गई थी। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों साथ साथ हो जाएंगे एक साथ, तो दोनों मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और अगर एटम ये दोनों न्यूट्रलाइज हो गए तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन खत्म हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन खत्म हो गया तो एटम में बचेगा क्या, एटम एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो जब ये मॉडल फेल हो जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट आता है रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल से बेसिकली न्यूक्लियस की डिस्कवरी होती है, और जो ड्रॉबैक था थॉमसन मॉडल में उसको रेक्टिफाई किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेते हैं, उससे अल्फा पार्टिकल निकलता है, उसको गोल्ड फॉइल से पास करते हैं। जब गोल्ड फॉइल से पास किया जाता है तो देखा जाता है मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डेविएशन। इट मींस मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, खाली होता है। ज्यादातर पार्ट एटम का क्या होता है, खाली होता है। few alpha particle pass through gold foil with a small deviation, and a very few alpha particle pass through gold foil with large deviation, or even it can rebound back to 180 degree.
तो अगर कोई अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के सामने आता है, एटम के न्यूक्लियस के सामने से आता है, तो रिबॉन्ड बैक हो जाता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे भी चार्ज है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में भी चार्ज क्या होता है पॉजिटिव, सेंट्रल पार्ट जो होता है एटम का उसमें भी चार्ज क्या होता है पॉजिटिव। तो यहां से इस एक्सपेरिमेंट की मदद से एटम के न्यूक्लियस की डिस्कवरी होती है। याद रखिएगा अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम 2+24, दिस इज बेसिकली अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। So electron is revolving around the nucleus in circular orbit। और हाँ, अगर आप रेडियस निकालना चाहें किसी इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, उसका अगर रेडियस निकालना चाहें तो r का वैल्यू होता है साइज ऑफ न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस r। द वैल्यू ऑफ r इज r0 into 8⁻⁴। यहाँ पे r0 कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का वैल्यू आपको याद रखना है 1.33 into 10⁻13 सेंटीमीटर। एंड a जो है दिस इज मास नंबर, एंड द वैल्यू ऑफ मास नंबर इज बेसिकली p+n। हम इसको वैल्यू पुट करेंगे, इसमें सारे वैल्यू पुट करेंगे, फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है साइज ऑफ न्यूक्लियस। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू साइज ऑफ एटम। बेसिकली द साइज ऑफ एटम इज 1 लाख टाइम्स बिगर देन साइज ऑफ न्यूक्लियस। एक तो एटम बहुत छोटा है, उस एटम में न्यूक्लियस भी बहुत ज्यादा छोटा है, इसलिए न्यूक्लियस के साइज से 1 लाख गुना बड़ा साइज एटम का होता है, और उस छोटे से पार्ट में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करते रहते हैं। बाकी ऐसे करके ध्यान रख सकते हैं, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁻15 मीटर, एंड साइज ऑफ मीटर के अंदर, ये सेंटीमीटर में हम मीटर की बात कर रहे हैं, और अगर एटम का साइज बोले तो 10⁻10 मीटर, ऐसे ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपको याद रखना होता है जो डिफरेंट रेडिएशंस हैं उनके वेवलेंथ का ऑर्डर। इसको याद रखने के लिए हमने क्लास में ट्रिक भी बताए थे, ऐसे करके कसम से यार XUV कार इन माई रडार। इसका मतलब ये है कि सबसे कम वेवलेंथ होता है कॉस्मिक रेज का, कॉस्मिक रेज, उसके बाद होता है गामा रेज, उसके बाद होता है एक्स रेज, उसके बाद वेवलेंथ होता है अल्ट्रा वायलेट रेज, उसके बाद जो होता है दैट इज विजिबल रेज, इसके बाद होता है इंफ्रारेड रेज, इसके बाद होता है माइक्रोवेव, और सबसे बड़ा वेवलेंथ होता है रेडियो वेव का। तो सबसे छोटा वेवलेंथ होता है कॉस्मिक रेज का, और सबसे बड़ा वेवलेंथ होता है रेडियो वेव का। ये याद रखेंगे आप, दिस इज द ऑर्डर। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ का ऑर्डर, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। यू मस्ट लर्न इट, यू मस्ट रिमेंबर इट। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे v बराबर होता है न्यू लैम्डा या c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये फॉर्मूला बेसिक है, यहां से भी नीट वालों ने क्वेश्चन पूछ रखा है सिंपल बेसिक फॉर्मूले से भी, तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखेंगे। लैम्डा इज इक्वल हो जाएगा c बाय न्यू बार इज बेसिकली वेवलेंथ, यहाँ पर न्यू लैम्डा क्या है वेवलेंथ, ये न्यू क्या है
फ्रीक्वेंसी और c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। न्यू बार इज बेसिकली वेव नंबर, वेव नंबर, और वेव नंबर कितना होता है 1/λ। द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर एंड दिस इज बेसिकली न्यू बाय c। यहाँ पे t इज टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का वैल्यू होता है 1/फ्रीक्वेंसी के बराबर, 1/फ्रीक्वेंसी इज टाइम पीरियड। एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc/λ, दैट इज इक्वल टू h न्यू। और याद रखिएगा प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू जरूर याद रखिएगा, कितना होता है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। नेक्स्ट, एनर्जी का एक तो फॉर्मूला ये याद रखेंगे hc/λ। दूसरा एक और फॉर्मूला है, अगर आपको एंगस्ट्रॉम में डेटा दिया है और एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है 12400/λ, 12400/λ एंगस्ट्रॉम। ओके, नेक्स्ट, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ ट्रांसमिटेड फोटोन। तो फोटोन, टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है, एक फोटोन का एनर्जी होता है h न्यू। प्लैंक क्वांटम थ्योरी के हिसाब से एक फोटोन का एनर्जी कितना होता है h न्यू। और अगर नंबर ऑफ फोटोन अगर n है तो टोटल एनर्जी हो जाएगा n h न्यू, और इसको लिख सकते हैं n × hc/λ। आई होप आपको यहाँ तक पूरी बातें क्लियर होगी। ये चल रहा है क्विक रिवीजन, जिसमें कि आप वेरी फास्टली एटॉम के स्ट्रक्चर को रिवाइज करते हैं। इसके बाद की बातें जो हम पढ़ेंगे वो है बोर एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये छोटे छोटे क्विक रिवीजन के लिए आपको जल्दी जल्दी से एग्जाम, मेजर टेस्ट और बाकी कंप्लीट क्विक रिवीजन के लिए आप ये देख सकते हैं। बाकी आगे वीडियो में आप देखेंगे नेक्स्ट बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में, और फिर हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे आगे। ओके, थैंक यू। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।